नमस्कार दोस्तों। पटना से प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से कुछ देर पहले एक संदेश आया, व्हाट्सएप संदेश, जिसमें लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम और जन स्वराज की बिहार में आगे की यात्रा पर प्रशांत किशोर की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होगी, यानी कल। ऐसा ही एक संदेश परसों भी आया था और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई और एक संदेश आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित हो गई है, आगे कब होगी इसकी सूचना दी जाएगी। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे सवाल प्रशांत किशोर के तौर तरीके, उनकी मंशा, उनकी कैंपेन की शैली, जिस तरह से वो पत्रकारों से बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, जिस तरह से उन्होंने कहें तो आसमानी दावे किए अपनी जीत को लेकर, उस पर मैंने कुछ सवाल एक्स पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर उठाए थे। और मैं इंतजार कर रहा था कि प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर कब उन सारे सवालों का जवाब देते हैं जो सवाल प्रशांत किशोर के तौर तरीकों को लेकर लगातार उठते रहे, और जिन सवालों का जवाब देने की बजाय प्रशांत किशोर से अगर किसी पत्रकार ने, किसी इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा तो उसके साथ कई बार बदसलूकी की हद तक प्रशांत किशोर ने बर्ताव किया। यह ठीक है कि प्रशांत किशोर ने सेल्फ मेड आदमी हैं, उन्होंने यूएन में काम किया, उन्होंने अच्छी पढ़ाई की होगी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम किया जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए काम किया, अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब उनके दावे और उनकी बातें हो सकता है सही हो। लेकिन मैं आज प्रशांत किशोर पर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि जब आप नई तरह की राजनीति करने आते हैं, सियासत का जो एक तौर तरीका है, एक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, जाति आधारित, धर्म आधारित, बड़े बड़े वादे करना या चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अख्तियार करने वाली राजनीति, पैसे के दम पर जीतने वाली राजनीति, बाहुबल के दम पर जीतने वाली राजनीति, बहुत तरह के राजनीति जो हो रही है देश में होती है। जब उसके खिलाफ आप चुनाव लड़ने आते हैं और बहुत तरह के ऐसे दावे बदलाव के करते हैं तो आप भी रडार पर होते हैं और बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाने चाहिए और पूछे जाते थे। लेकिन क्या रहा वर्ताव प्रशांत किशोर का बीते 2-2.5 सालों से? तो मैं प्रशांत किशोर पर आज अपनी बात कुछ सवालों के साथ और उनके तौर तरीकों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि कल प्रशांत किशोर सारे सवालों का जवाब देंगे, थोड़ी विनम्रता रखेंगे, अहंकार के जिस हिमालय पर, जिस एवरेस्ट पर बीते 2-2.5 सालों से वो दिखते रहे हैं, उस एवरेस्ट से नीचे उतरेंगे, बेस में आएंगे और उसके बाद अपनी बात कहेंगे और उन सारे सवालों का जवाब देंगे जिन सवालों का जवाब देने से वो कतराते रहे, बचते रहे। और वो खुद बताएंगे कि अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, नई व्यवस्था बनेगी, किस तरह से कह रहे थे वो भी आगे मैं दिखाता बताता हूं। तो जनता ने उन्हें इस कदर क्यों रिजेक्ट किया कि प्रशांत किशोर कि पार्टी 243 सीटों पर लड़ने के लिए मैदान में उतरी थी, कुछ जगह गड़बड़ी हुई, कुछ जगह उनके उम्मीदवार को बिठा दिया गया, बीजेपी ने सेट किया, क्या किया वो पुरानी बात हो गई। लेकिन 238 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़े और 233 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई। मतलब जमानत जब्त होने की स्ट्राइक रेट अगर कोई होती है तो 98%। इसका जवाब देंगे प्रशांत किशोर की क्यों हुआ। प्रशांत किशोर को सिर्फ 3.44% वोट मिले। प्रशांत किशोर कि जनस्वराज पार्टी सिर्फ एक सीट पर दूसरे नंबर पर रही। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार 25% ऐसी सीटें हैं जहां नोटा से भी कम वोट पाए या उन्हें कम वोट मिला, नोटा से भी कम। मतलब उम्मीदवारों को उनके उम्मीदवारों को वोट देने से बेहतर वहां ज्यादा लोगों ने नोटा दबाना पसंद किया। ऐसी स्थिति क्यों आई? प्रशांत किशोर इसकी ईमानदार व्याख्या करेंगे। प्रशांत किशोर ये भी बताएंगे कि 68 सीटें, बल्कि कुल 68 सीटें लगभग है जहां नोटा से भी कम वोट है। प्रशांत किशोर ये बताएंगे कि करगहर जो उनका पैतृक इलाका है, जहां पैतृक गांव है, वहां से उनके वो उम्मीदवार, सिंगर उम्मीदवार जिन्होंने बड़े तामझाम के साथ जिन्हें उतारा गया था, वो तीसरे नंबर पर क्यों रहे और उन्हें सिर्फ 15,000 वोट क्यों मिले। और उसके बाद बिहार में प्रशांत किशोर का यह हश्र क्यों हुआ, उस नेता का, रणनीतिकार से बने नेता बने उस शख्स का, जो मैं मानता हूं, 35 साल का मेरा पत्रकारिता का करियर है, पृथ्वी लोक पर 2.5-3 साल के सियासी कैरियर में
किसी नेता ने, पृथ्वीलोक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इतने इंटरव्यू, इतना मीडिया अटेंशन, इतनी कवरेज नहीं हासिल किया, नहीं किया या नहीं देखा जो प्रशांत किशोर ने किया। प्रशांत किशोर ने सैकड़ों इंटरव्यू दिए होंगे, सैकड़ों नहीं हो सकता, हजारों छोटे बड़े इंटरव्यू होंगे पिछले 3 साल में। लेकिन उसके बाद यह हश्र क्यों हुआ? उनके इंटरव्यूज के दावे, उनसे जो सवाल पूछे गए उस पर उनका विदा करना, उनका सामने वाले को ह्यूमिलिएट करना, सामने वाले पर हावी होने की कोशिश करना, या कई बार बदसलूकी की हद तक सामने वाले जो भी पत्रकार उनके पास गया। और मैं बहुत इंटरव्यू बीते 2 सालों में मैंने प्रशांत किशोर के देखे लगातार, हो सकता है 20 इंटरव्यू मैंने देखे, सिर्फ देखने के लिए कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। कि जाहिर है प्रशांत किशोर कुछ नई बात कह रहे थे, बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार और जरूरी मुद्दे उठा रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर का वो तरीका, वो रवैया क्यों था, इसको समझने के लिए मैं उनका इंटरव्यू देखता था। और जब मैं बिहार चुनाव के लिए कवरेज के लिए गया था जून में, जुलाई के पहले हफ्ते में SIR की रिपोर्टिंग के दौरान, तो उनकी टीम ने मुझसे भी संपर्क किया। जाहिर है वो लोग मिलना चाहते थे, जाहिर है वो चाहते होंगे कि प्रशांत किशोर से मिलूं, उनका इंटरव्यू करूं। मैंने मिलने से अवॉइड किया, क्योंकि मैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू जब भी दूसरों के साथ देखता था तो मुझे लगता था कि जिस तरह से वो इंटरव्यूअर पर हावी होने की कोशिश करते हैं, या सवाल का जवाब देने की बजाय सामने वाले को कटघरे में खड़ा करके और उन्हें एक तरह से कई बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता था मैं तो नहीं झेल पाऊंगा, न मैं झेल पाऊंगा, न प्रशांत किशोर मुझे झेल पाएंगे। क्योंकि मेरे पास सवाल है आपसे पूछने के लिए, आपको जवाब देना है, बजाय इसका कि आप मुझे मेरी घेराबंदी करने के लिए अनावश्यक तौर पर अपनी रणनीति का इस्तेमाल इंटरव्यू में करें। या आपकी स्ट्रेटजी होगी कि जो भी सामने आए उसी को बुलडोज करो, उसी को डेसिमेट करो, उसी को नीचा दिखाओ, रील बनवाओ। आपके पास ऐसे ट्विटर वॉरियर या जो सोशल मीडिया के योद्धा होंगे। बहरहाल, तो ये जो जनसुराज की स्थिति हुई बिहार में, उस पर बहुत व्याख्या अभी होगी, प्रशांत किशोर जवाब देंगे। लेकिन मेरे पास उनके कुछ बयान हैं, उन बयानों पर मैं इसलिए वो सारे बयान नोट कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि प्रशांत किशोर के इंटरव्यू में उनके उन बयानों पर भी बात हो, उसके काउंटर पर भी बात हो। और कई बार ऐसा हुआ कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तब मुझे लगा कि प्रशांत किशोर का मुझे इंटरव्यू करना चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने, कई पत्रकारों ने भी कहा कि इंटरव्यू करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं हर बार यही कहता था कि देखो, प्रशांत किशोर को मैं अगर दिल्ली से देख रहा हूं, और मैं निजी तौर पर भी उनको जानता हूं, मैं मिल भी चुका हूं कभी, मैं दिल्ली से अगर देख रहा हूं 4 महीने 6 महीने पहले से, कि किसी सूरत में प्रशांत किशोर 10 का नंबर नहीं पार कर सकते। 0 to 8 में 5 हो, 7 हो, 4 हो, 3 हो, 2 0 भी हो सकता है। ये 4-6 महीने पहले की बात कर रहा हूं। और तब बहुत सारे पत्रकार बिहार में जो यूट्यूब पर सक्रिय होते, प्रशांत किशोर का गुब्बारा इतना फुला रहे थे कि लोग एक समय में 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले उनको इतना मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर रहे थे कि उनकी सरकार भी की भी संभावना दिखा रहे थे और देख रहे थे, या जैसे भी वो उन्हें एक तरह से प्रोजेक्ट कर रहे थे। और मैं ऐसे कई पत्रकारों से 6 महीने 8 महीने से भी बोल रहा था कि भाई, उनके मेरे हिसाब से बिहार की राजनीति में जो जिस तरह की राजनीति है और जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, 10 सीट भी नहीं मिलेगी। तो ये जोखिम लेकर मैं बात करता था, और इसलिए नहीं कि ये कोई मेरी मंशा है, मेरी विशफुल थिंकिंग, मेरी जो समझदारी थी उसमें लगता था ये मुश्किल है। लेकिन जाहिर है उस दौर में तो मुझे लगता था ऐसे सवालों के साथ प्रशांत किशोर के दावों के साथ बात होनी चाहिए, क्योंकि दावे क्या कर रहे थे। और उसके बाद भी, जैसा कि मैंने कहा कि एक बार मुझे 1 महीने पहले 2, 4, 5 बार, 7 बार मेरी भी इच्छा हुई कि मैं प्रशांत किशोर से इंटरव्यू करूं, क्योंकि उनके टीम के कुछ लोग संपर्क भी कर रहे थे, संपर्क में थे भी। और हालांकि जो थे उनको भी मैं हाल में 1 महीने से कह रहा था 0 to 2 सीट, 2 अधिकतम, आपकी खुशी के लिए बोल रहा हूं, वरना मुझे 0 लग रहा है। और मैं ये बोलता था कि 243 पर लड़ेंगे, 225 से ज्यादा पर आपकी जमानत जब्त होगी। ऑन रिकॉर्ड कई लोगों को मैं बोलता था, उनकी टीम में 2-3 लोगों से जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, उनके आसपास दिखते भी हैं कई बार। और ये अप्रिय बात मैं कहता था। आज ये वीडियो देखकर वो सोच रहे होंगे कि हाँ, ये बात मैं 1.5-2 महीने से कह रहा था कि ये नहीं होना है। 0 to 2 सीट, 2 आपकी खुशी के लिए और 225 से ऊपर पर जमानत जब्त। और जब प्रशांत किशोर के बयान देखता था, ठीक है, हर नेता बड़े बड़े दावे करता है, बड़े बड़े वादे करता है, और दावे नहीं करेगा तो जीतेगा कैसे, वो कैसे चुनाव के पहले मान ले कि हम हार रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आप बाकी नेताओं से अलग थे, तो आपको अपनी शैली, बोलने के तरीके पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये महसूस किया मैंने कि प्रशांत किशोर में एक जबरदस्त एरोगेंस और अहंकार है। इतना अहंकार कि उनकी बातों से कई बार झलकता था कि देश में
8-10 मुख्यमंत्री तो उन्होंने उंगली पकड़ के बना दिए। अगर उन्होंने साथ नहीं दिया होता उन मुख्यमंत्रियों का या उन नेताओं का चुनाव के पहले, उनकी रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर न जुटे होते तो पता नहीं धूल फाक रहे होते या उनकी करारी शिकस्त होती। ऐसे उनके बहुत बयान जब देखता था तो लगता था इस आदमी को कितना गुमान है। आप रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, आपने बहुत सारी योजनाएं बनाई होगी या उनको प्रोजेक्ट करने के तरीके ढूंढे होंगे, आपने उनकी जो इमेज बिल्डिंग में अहम भूमिका निभाई होगी, लेकिन सिर्फ इस आधार पर अगर कहें कि आप ही जिताते रहे, ये सारी बातें जब देखता, जैसे कुछ बयान है मेरे पास और उसके बाद बताता हूं कि मैंने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू क्यों नहीं किया। जैसे प्रशांत किशोर का एक बयान है, ये बेलागंज में 31 अक्टूबर का बयान है, जो ये सब मैंने रिसर्च करके लिख के रखा था कि प्रशांत किशोर से जब मैं कभी मिलूंगा तो ये सारे सवाल पूछूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल में वो हमलावर होते मुझ पर बजाय इसके कि इसका जवाब देते। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कैंडिडेट के प्रचार के दौरान कि 10 राज्यों में मेरी बनाई हुई सरकार चल रही है। प्रशांत किशोर कहते हैं 10 राज्यों में मेरी बनाई हुई सरकार चल रही है, फर्स्ट पर्सन में। मतलब अगर ममता बनर्जी के साथ आप थे 2021 में, उनके लिए स्ट्रेटजी बनाई, तो ममता बनर्जी की सरकार आपने बनाई। उनको अगर 210 का आंकड़ा ममता बनर्जी ने पार किया तो प्रशांत किशोर की वजह से पार किया। ये तो एक तरह से आत्ममुग्धता की चरम अवस्था है। जैसे उसी में उन्होंने कहा, लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने अभियान के लिए पैसे कहां से लाता हूं। मेरी बनाई सरकारें देश के 10 राज्यों में शासन कर रही हैं, तो हमको क्या अपने अभियान के लिए टेंट तंबू लगाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे? आपने इतना कमजोर समझ रखा है क्या? अब ऐसे कई बार जब उनके बयान देखता, कई बयान है मेरे पास अलग अलग समय जो उन्होंने कहा कि मेरी बनाई सरकारें। अब जैसे नीतीश कुमार को लेकर 2015 में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे, 2014 के पहले और जो 2014 के चुनाव तक मोदी जी के साथ थे। तो अब उनके कई बार बयान देखे जिसमें उन्होंने 2015 का सारा श्रेय उन्होंने लिया कि नीतीश कुमार जो बने, 7 निश्चय उन्होंने बनाए और इसलिए जीते। हालांकि बड़ा फैक्टर ये था कि नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आए, और साथ आए एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जो लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन की जीत की बड़ी वजह बना। हाँ, प्रशांत किशोर भी उसका हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पूरा श्रेय प्रशांत किशोर अगर लेते हैं कि अमरिंदर सिंह को भी उन्होंने बनाया, 10 राज्य उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि 10 राज्यों में सरकारें, तो भाई वो अपनी विफलता आज अगर आप खुद नहीं बन पाए, आप अगर इतने बड़े रणनीतिकार थे, तो आप क्यों इतनी आपकी पार्टी रसातल में क्यों चली गई? आपकी पार्टी ऐसे धराशायी क्यों हुई? आपकी पार्टी के 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त क्यों हुए? आपकी पार्टी के 60-65 उम्मीदवार नोटा से कम वोट हासिल करने लायक क्यों रह गए? आपके उम्मीदवारों को जनता ने इस कदर क्यों रिजेक्ट किया कि मैं देख रहा हूं एक सीट ऐसी भी फारबिसगंज की वेबसाइट पर मिला, अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में करेक्ट कीजिएगा, जहां 977 वोट मिले, 1000 से कम वोट मिले जनसुराज को। और प्रशांत किशोर की रैलियों में भीड़ दिखती थी। भीड़ कैसे जुटती है, क्या उसका कैसे आयोजन होता है, कैसे कोशिश होती है, कैसे टारगेट दिया जाता है। लोकल जो दावेदार उम्मीदवार थे उनको भी जिम्मेदारी दी जाती होगी। उनकी टीम के कुछ लोग जो उनके साथ काम कर चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं, जो एक कंपनी थी जिसके साथ काम करते थे, जो पहले उदय सिंह की कंपनी थी, बाद में प्रशांत किशोर ने 1 अप्रैल से नई कंपनी बनाई। उस कंपनी में काम करने वाले लोग कुछ मुझे जो पहले छोड़ चुके हो, कहीं जहां तहां मिले, कुछ लोगों ने मुझे बताया। तो भाई आपकी पार्टी को 2000, 977, 2200, 1800, 3200 इतने कम वोट क्यों मिले? इतने कम 1976, 2039 ये इतने कम वोट क्यों मिले? इसका भी तो जवाब देना चाहिए। उस इलाके में सीमांचल के उस इलाके में जहां उनकी रैलियों में ऐसी भीड़ दिख रही थी ड्रोन शॉट से, जैसे प्रशांत किशोर के सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी, और उसी अहंकार से वो बोलते रहे। तो बहुत सारे उनके बारे में बयान है जो प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में कहा। जैसे एबीपी न्यूज का इंटरव्यू है और उसके कुछ वीडियो भी मैं प्रशांत किशोर के आपको अभी दिखाने वाला हूं। लेकिन आत्मचिंतन प्रशांत किशोर को करना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज बता रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा एबीपी न्यूज के इंटरव्यू, सब मैंने पॉइंटर खुद निकाल के रखे थे सारे इंटरव्यू सुन के कि कभी करूंगा, लेकिन नहीं किया, उसकी वजह है। तो उन्होंने कहा जो हमको जानता है कि उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को कुछ आए या ना आए चुनाव लड़ाना आता है। अच्छी बात है, आपने चुनाव लड़ाए। जब आप कह ही रहे हैं कि 10 राज्यों में आपकी बनाई सरकारें चल रही है, 10 साल में हमने जिसका हाथ पकड़ा है वो चुनाव नहीं हारा है। अब ये अहंकार कि 10 साल में जिसका हाथ हमने पकड़ा है वो चुनाव नहीं हारा है, हमको
कुछ आए या ना आए चुनाव लड़ाना आता है। तो पहली बात, मुझे तो याद है 2017 में भी यूपी के दो लड़कों का भी प्रचार का जिम्मा और उनकी रणनीति का जिम्मा प्रशांत किशोर ने ही संभाला था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के प्रचार का जिम्मा, अगर मुझे ठीक से नंबर याद है तो 47 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, शायद 7 या 9 7 सीटें शायद कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तब भी तो आप ही थे, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि उसकी बहुत सारी वजह होगी। योगी और बीजेपी, बल्कि योगी तो उस समय चेहरा भी नहीं थे, बाद में चुनाव स्टार प्रचारक से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बीजेपी पर लोगों ने भरोसा किया होगा, बहुत सारे और फैक्टर होंगे। तो वो जिम्मेदारी किसकी थी? और ममता बनर्जी से लेकर जगन मोहन रेड्डी से लेकर स्टालिन से लेकर अमरिंदर सिंह सिर्फ आपकी वजह से जीत गए, या केजरीवाल दिल्ली में, क्योंकि आप कह रहे आपकी बनाई सरकारें हैं। तो ये प्रशांत किशोर का जब मुझे देखता था लगता है इसमें बहुत काउंटर बात होनी चाहिए, और अब तो बनता है। अब अगर वो इंटरव्यू देंगे, मैं जानना चाहूंगा, जब आप कह रहे हैं कि 10 साल में आपने जिसका हाथ पकड़ा वो चुनाव नहीं आ रहा है, तब तो अब आपसे सवाल है कि आपने जिसको चाहा मुख्यमंत्री बनवा दिया, अब आपकी शिकस्त ऐसी क्यों हो गई कि 98% सीटों पर आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई? अब प्रशांत किशोर जैसे ये कह रहे थे कि और अच्छा, ऐसा भी नहीं है, वो 10,000 जो स्कीम है, 10,000 जो पैसे ट्रांसफर किए गए महिलाओं के खाते में, जो नीतीश कुमार की सरकार बनने या बीजेपी एनडीए की सरकार बनने के लिए सबसे बड़ा हथकंडा या हथियार साबित हुआ, ये दुनिया जानती है। और ये सब हम लोग बीते 1 महीने से कह रहे थे। जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को, उस दिन भी 4 बजे ऐलान हो रहा है और 10 बजे 11 बजे पैसे दनादन ट्रांसफर हो रहे हैं। और सिर्फ तभी नहीं, बाद में चुनाव की वोटिंग के पहले तक पैसे ट्रांसफर 10-10 हजार महिलाओं के होते रहे। तो ये सब हम जान रहे थे कि महिलाओं को 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होना, पैसा इस तरह से चुनाव के ठीक पहले, उसमें गरीब, ईबीसी, ओबीसी, दलित महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ा एक प्लान है महिलाओं को अपने पक्ष में करने का। तब भी प्रशांत किशोर नहीं मान रहे थे, तब भी कह रहे थे कि उनकी पार्टी जो है बिहार में नई व्यवस्था कायम करेगी। अब वो अहंकार का चरम देखिए, अहंकार का चरम ये था कि एक वीडियो मैंने जब से ये देखा तभी से इस वीडियो को रखा था कि ये कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा। एक इंटरव्यू में बरखा दत्त का देख रहा हूं, इसके पहले वो कह चुके थे, मैं चाहता हूं बल्कि उस इंटरव्यू का हिस्सा सुनिए आप। जी, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, फिर रिपीट कर देता हूं। अगर जनसुराज को 125-30 सीट आया तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा, जनसुराज की हार मानूंगा, अपने प्रयासों की विफलता मानूंगा कि 3 बरस मैंने अपने जीवन। अब ये कह रहे हैं कि अगर 125-30 सीट जनसुराज को आएगी तो मैं उसको अपनी हार मानूंगा, अपनी विफलता मानूंगा, क्योंकि उसके पहले किसी ने किसी इंटरव्यू में पूछा था कि सरकार बनाने के लिए इसका मतलब आपको 125, 30, 35 सीटें आ जाएगी क्या? तो मुझे याद है उस इंटरव्यू का क्लिप देखा, और तब जब मैंने देखा कि ये शख्स कह रहे हैं कि अगर इतनी सीटें 35-30 आएगी तो मेरी हार होगी, क्या हम 125, 30, 35 सीटों के लिए लड़ रहे हैं क्या बिहार में? तो मुझे लगा कितना अहंकार है इस शख्स में, जो राजनीति में कुल जमा 3 साल हुए, 1 साल पदयात्रा की और उसके बाद राजनीति में आए बिहार में। मान लीजिए 3 साल में इस शख्स को इतना गुमान है कि हमको 130-35 सीटें आई तो हमारी हार होगी। तो ये वीडियो मैंने तभी रखा था कि ये सब दिखा दिखा के सवाल पूछे जाने चाहिए थे कि इस गुमान की वजह क्या है, लेकिन अब तो हार गया। अब इसी में सब कुछ दांव पर लगाया है, सब कुछ झोंका है, जो भी बुद्धि। अब ये उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर जो कहते रहे, नीतीश कुमार को लेकर जब प्रशांत किशोर लगातार कह रहे थे कि 25 सीटों से ज्यादा नीतीश कुमार को नहीं मिलेगी, 25 सीटें मिल गई, 25 से ज्यादा मिल गई तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। ये वो प्रशांत किशोर कर रहे जो रणनीतिकार नीतीश कुमार के ही 2015 में थे, और उसको जस्टिफाई भी करते रहे कि क्यों तब थे और क्यों बाद में नहीं थे। उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस बातचीत का छोटा सा हिस्सा सुनिए। देखिए, ये मानक निश्चित आप लिख लीजिए, नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे जी। ये बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। तो इन्होंने क्या रिपीट किया कि अगर जेडीयू को 25 सीटें आई तो ये राजनीति छोड़ देंगे और मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेडीयू को 25 से 3 गुना से भी ज्यादा सीटें आ गई
और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। अभी जो जानकारी है कि सब कुछ तय हो चुका है, 20 तारीख को शपथ होगी गांधी मैदान में, वो मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। आगे क्या होगा, कितने दिन बाद को बीजेपी लंगड़ी मारेगी, क्या करेगी वो राजनीति के भविष्य में, और बहुत सारी ऐसी संभावनाएं, आशंकाएं और अफवाहें और कयासबाजी होती रहती है। वो मैं नहीं जानता कौन क्या करेगा, और आगे अमित शाह क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे, क्या गेम प्लान है, नहीं। बट अभी तो यही है। तो अगर प्रशांत किशोर ने कहा कि 25 सीटों से ज्यादा अगर आई तो राजनीति छोड़ देंगे, तो क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ने का ऐलान करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर, अगर बंगाल चुनाव में उन्होंने कहा था कि 100 सीटें बीजेपी पार नहीं करेगी, और उसके बाद वो डंके की चोट पर कहते रहे कि देखो मैंने जो कहा सही साबित हुआ, तो अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर? क्योंकि उन्होंने जो कहा, और पर्ची लिख लिख कर एक बार नहीं कई बार रिपीट किया उन्होंने कि 25 सीटों से ज्यादा नीतीश कुमार को नहीं आएगी, आएगी तो छोड़ देंगे। तो क्या कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहेंगे? अब देखिए प्रशांत किशोर, देखिए आप जब पॉलिटिक्स में होते हैं और अगर आप सबको निशाने पर रखते हैं, सबको अगर टारगेट करते हैं, सबको करप्ट भ्रष्ट हर तरह से अगर एक्सपोज करते हैं, तो कुछ सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सियासत में हैं, क्योंकि आप अकाउंटेबल हैं, क्योंकि आप जवाबदेह हैं अपने बयानों को लेकर, अपने तौर तरीकों और अपनी शैली को लेकर। और पत्रकार के नाते हम सबका फर्ज है, हम सबकी ड्यूटी है कि आपसे सवाल पूछें। और आप जो बर्ताव पत्रकार के साथ करते रहे, मैंने बहुत लोगों के साथ देखा, जिस तरह से निशांत चतुर्वेदी के साथ किया, या एक और रिपोर्टर किसी को देखा उसके साथ, सुमित अवस्थी के साथ देखा मैंने कि सुमित अवस्थी एनडीटीवी में है, उसके साथ एक तरह से ह्यूमिलिएट किया प्रशांत किशोर ने कि आपको मैं नहीं बुलाया, आप यहाँ आए। दैनिक भास्कर के 2 जर्नलिस्ट बहुत संजीदगी से बात कर रहे थे प्रशांत किशोर से, कुछ नंबर और रिसर्च के साथ। उन 2 जर्नलिस्ट के साथ निहायत बदसलूकी के साथ प्रशांत किशोर ने बात की। उनके मालिक संस्थान क्या करते हैं वो जाने, उसके लिए वो 2 जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन निहायत बदसलूकी से श्रीनिवासन जैन जैसा सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्हें मैं शानदार जर्नलिस्ट मानता हूं, उनके सवालों के जवाब में जिस तरह से उनकी घेराबंदी की, ये सब देख के लगता था कि भाई आप जवाब देंगे। राजीव रंजन न्यूज 24 पे हैं, माहौल क्या शो करते हैं, उनका इंटरव्यू देख रहा था। हालांकि उसमें प्रशांत किशोर, अगर 1 घंटे का वो इंटरव्यू है तो लगता है 55 मिनट प्रशांत किशोर ही बोले, एक सवाल के जवाब में 8 मिनट। लेकिन उसको बीच में कह रहे हैं आप ज्यादा उछलिए मत, आप सवाल पे टिके रहिए। ये क्या तरीका, आप ज्यादा उछलिए मत? तो आप सबको एक तरह से आप वो कर रहे हैं, एक तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो निशांत का, सॉरी माफ करिए, श्रीनिवासन जैन का जो वीडियो देखा मैंने, वो बताना चाहता हूं, और इसलिए मैंने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू न करने का फैसला किया कि मुझे लगा ये शख्स किसी भी तरह से सच का सामना करने को तैयार नहीं है, या अहंकार के, जैसा कि मैंने कहा, अहंकार के इतने ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है कि इसे लगता है बाकी किसी को राजनीति नहीं आती। राजनीतिक विश्लेषक तो 2 कौड़ी के हैं, उन्हें कोई समझ नहीं है, उन्हें न सियासत समझ है, न जाति पर अगर चुनाव लड़ रहा है उस पर कोई सवाल पूछा तो उसे कुछ मतलब सब महामूर्ख, परम मूर्ख हैं। जो ज्ञानी हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञाता हैं, दूरदर्शी हैं, वो प्रशांत किशोर है। यही उनका रवैया पूरे 2 साल सारे इंटरव्यू में रहा, और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं नहीं इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि अगर उनको आईना दिखाया तो बदमजगी होगी, शायद 10 मिनट भी इंटरव्यू ना चले। ऐसे कुछ इंटरव्यू में हुआ भी। अब देखिए क्यों कह रहा हूं, जैसे श्रीनिवासन जैन का जिक्र किया, उससे पहले श्रीनिवासन जैन का वीडियो दिखाने से पहले जैसे एक वीडियो देखिए। जी, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर जनसुराज को 125-30 सीट आया तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी, नहीं ये नहीं, सॉरी माफ करिए, ये जनसुराज की हार। 1 मिनट, ये दूसरा वीडियो है ये। हाँ, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है, बिल्कुल दिया है। 11 करोड़ रुपया लिए है, 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए दिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है। अब जैसे इन्होंने कहा कि नवयुगा कंस्ट्रक्शन ने 2 घंटे की सलाह इनसे मांगी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, और इन्होंने कहा 11 करोड़ दो तब हम सलाह देंगे। वो खुद कह रहे हैं, इसमें मैं अपने शब्द उनके मुंह में, उनकी जुबान में नहीं डाल रहा हूं, उनके जुबान से निकली हुई बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं भी सुना था तब, जब अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी पर उनकी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हमले के बाद उन पर कुछ आरोप लगे जमीन खरीदने को या कहां से फंड आ रहे हैं, या तब उन्होंने
अपनी सफाई भी पेश की, अपने खर्चे भी बताए कि मैं इतना पैसा 250 करोड़ आया, इतना आया, उसमें मैंने 90 करोड़ या इतने करोड़ मैंने जनसुराज को दिए, इतना टैक्स दिया, इतना जीएसटी दिया। ठीक है, आपने अपना हिसाब दिया, आपको हिसाब देना भी चाहिए। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। अब ये बात कही तो ये सवाल उठने लगे कि भाई ऐसी कौन सी सलाह होती है कि 2 घंटे की सलाह के बदले कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, और वो भी इस तरह की फंगीसाइड, मशरूम बेस्ड फंगीसाइड, एंटी एजिंग फंगीसाइड जो लॉन्च नहीं हुई है या जो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, उसके लिए आपको 2 घंटे में 11 करोड़ दे सकता है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है, और वो कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में काम करती है। तो ये सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे थे। शायद मैं सवाल पूछने जाता तो मैं भी यही पूछता और 4 काउंटर पूछता कि ऐसा कैसे होता है कि 2 घंटे का 11 करोड़ जो प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं, भविष्य के गर्भ में है। तो ये सवाल पूछे गए, जब भी पूछे गए तो चिढ़े। तो एक श्रीनिवासन जैन जिनका जिक्र किया, सुनिए। कॉर्पोरेट से भी फंडिंग मिला है। आपने एक ये नवयुगा इंजीनियरिंग का साइट किया, विच इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी, विच इज पेड यू 11 crores फॉर 2 hours ऑफ। किसने बोला 2 crore 2 hours? आपने बोला। आपने मतलब कोई सी बात आप लोग भाई, दैट्स अ डायरेक्ट कोट नहीं आप इंटरव्यू नहीं तो आपने नहीं सुना होगा ठीक से। आप सुन लीजिए पूरा इंटरव्यू। नवयुगा सुन लीजिए ना, प्रेस जैसे आप जितना बोलने देंगे उतना ही सुनेंगे। प्रेस में भी किसी ने जितना बोलने दिया होगा उतना सुना उसने। नवयुगा इंजीनियरिंग का एक उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री के हवाले से बता रहा हूं, फंगीसाइड पे एक उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया है जी, जो वो समझते हैं कि एंटी एजिंग फूड प्रोडक्ट है, और उस पे वो वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, काफी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। उनको किसी ने बताया कि अगर इसको आपको वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना है तो प्रशांत किशोर जैसा कोई व्यक्ति इसमें आपकी मदद कर सकता है। मशरूम बेस्ड, मशरूम से फंगीसाइड निकालते हैं, उससे ये फूड प्रोडक्ट बनाए। उन्होंने हमसे मिले, उन्होंने बात करी, तो मुझे पैसे की जरूरत है जनसुराज के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं इस पे आप एडवाइस करूंगा, उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए होंगे। उन्होंने पैसा एडवांस किया 11 करोड़ रुपए। अभी वो प्रोडक्ट ना लॉन्च हुआ है, ना 2 घंटे की बात है, ना 6 घंटे की बात है। मैंने उनको ये कहा है कि भाई आपका जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसकी मार्केटिंग में, उसके पीआर में जो मेरी जिम्मेवारी आप तय करेंगे वो मैं करूंगा। उसके बदले में आप मुझे जनसुराज के लिए मदद कीजिए। उन्होंने पैसे दिए हैं, इसमें गलत क्या है जो उन्होंने दिया? गलत का तो मैं सवाल पे तो मैं आया नहीं। आपने मेरे को कहा कि 11 करोड़ नहीं, ये 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 2 घंटे वाली बात, 2 घंटे का जो था, that is what literally a verbatim of what you said in your initial press इसलिए कि आप लोग जो है ना मुंह में ऐसे उंगली डाल के कुछ भी बुलवा लो और फिर उसको आपने 2 घंटे का जिक्र किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं किया है, आप जाके फिर से चेक कर लेना। एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं। नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है, बिल्कुल दिया है। 11 करोड़ रुपया लिए है। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के देखा आपने, ये खुद कह रहे हैं कि मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है उनको, तो मैंने कहा कि 11 करोड़ दो, तब हम 2 घंटे की सलाह देंगे। ये उन बाइट जो न्यूज लॉन्ड्री ने दिखाई, जो शुरू में मैंने दिखाया। और इसके पहले प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, श्रीनिवासन जैन जब यही सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आप मुंह में उंगली रख के अपने शब्द डाल देते हैं, आप सुनते नहीं हैं, आपको पता नहीं है मैंने कब कहा 2 करोड़ 11 करोड़ 2 घंटे की बात कहाँ से आ रही भाई? आपके बयान से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो कहा उसी से बात आई। जब इस पर भी आप सामने वाले को पर हावी होने की कोशिश करते हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उन बयानों से, जो बयान आपने दिए, उन बयान पर अगर आपसे 3-4 काउंटर सवाल पूछ दे तो आप बुरी तरह से बिदक जाते हैं, बुरी तरह से बौखला जाते हैं, सामने वाले पर हमलावर होते। तो ऐसे बहुत सारे बयान मेरे पास प्रशांत किशोर के जमा थे कि कभी अगर मिला तो ये सवाल पूछूंगा। लेकिन आखिर में मुझे लगा कि नहीं, ये बदमजगी होगी, क्योंकि हर इंटरव्यू में जो उनके तरीके और उनका सलीका देख रहा था, वो लगा कि मेरे लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त होगा उनका वो सलीका, उनका तरीका, उनका रिएक्शन, उनका हमलावर होना, और मेरे सवाल उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा, क्योंकि उनको लगता है भाई मैं प्रशांत किशोर, अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं जो जानता हूं वो कौन जानता है, या जीतंजुम क्या है, श्रीनिवासन जैन क्या है, या फला क्या है, या ढिमाका क्या है, ये कहां से आ गए लोग, ये तो कीड़े मकोड़े लोग, इन्हें कुछ नहीं पता। इसी अंदाज में कहते रहे
के राजनीतिक विश्लेषक, किसी को कुछ नहीं पता है। जब उनसे सवाल पूछा जाता था कि भाई बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, वो सारी जाति आधारित राजनीति के हिसाब से अपनी बिसात बिछाती है, किसको कहाँ टिकट, कौन जाति, किसका कहाँ जनाधार, ये दुनिया जानती है। और यही हुआ आखिर में, कौन बिंद, कौन पासवान, कौन यादव, कौन मुस्लिम, कौन निषाद, कौन फलां, कौन कुशवाहा, ये हुआ नहीं क्या बाकी फैक्टर के अलावा। लेकिन ऐसा सवाल पूछने वालों को उनकी एक थ्योरी थी, वो थ्योरी सुना देते थे कि मोदी की जाति के कितने लोग हैं, लेकिन 2014 में ये हो गया, या कर्नाटका में क्या हो गया, वोकलिंगा है तो वहाँ क्या हुआ। तमाम ऐसी बिहार में पहले कैसे सरकारें बनी, उनकी आबादी कितनी, इनकी आबादी कितनी, और सबकी धुर्री उड़ा के कहते थे, ये सब जवाब देते थे। मैं थक चुका हूँ। एक तरह से वो कहते थे महामूर्ख वो लोग हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं। अब बिहार की जनता इसे बदल चुकी है, ऐसा नहीं करने वाली। लेकिन हुआ क्या बिहार में? फिर मैं कहूंगा सारे फैक्टर होंगे। चुनाव आयोग की बेईमानी हो सकती है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से SIR किया, वो उसमें वोट में जोड़ घटा हुआ, वो फैक्टर भी होगा। जिस तरह से बीजेपी ने मैनेजमेंट किया, बूथ मैनेजमेंट, वो भी फैक्टर होगा। जितने बेहिसाब तरीके से बीजेपी ने पैसे खर्च किए, वो भी फैक्टर हो गया। जैसे वोटर्स को लाया गया बिहार में, वो भी फैक्टर होगा। इन सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जो टॉपअप, जो 10-10 हजार की योजना जो हो गई, 10 हजारी ट्रांसफर, वो भी फैक्टर होगा। लेकिन इन सारे फैक्टर को माने बगैर कहीं से आप तो लगातार यही कहते रहे कि बस आपको बिहार में आपकी नई व्यवस्था बनने वाली। उसके बाद उन्होंने क्या गेम चेंज किया? पहले तो ये बोलते थे 125-30 में हार होगी। उसके बाद क्या शुरू किया? उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि हम या तो अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे। और डिफाइन क्या किया? अर्श मतलब 150 के पार, 243 की विधानसभा में। फर्श मतलब 10 के नीचे। अब 10 के नीचे तो 0 भी है। तो अब ऐसा कोई हो सकता है कि रणनीतिकार जो कह रहे हैं उन्होंने जिसका साथ दिया वही मुख्यमंत्री बन गया, 10 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वो अगर कहे 0 to 150, ऐसे को रेंज खींचता है क्या कि हमको 0 सीट भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 150 पार? तो ऐसा कौन सा रेंज है? तो इस तरह की बातें प्रशांत किशोर, अब प्रशांत किशोर ने बेहिसाब, उन्होंने भी पैसा खर्च किए। बहुत सारे उनके जानने वाले और चाहने वाले, उनके साथ काम करने वाले, उनकी राजनीतिक शैली को देखने वाले, इतनी यात्राएं उन्होंने निकाली, पैसे उसमें भी खर्च हुए। दूसरी पार्टियां कैसे करती है, इस पर अगर ये सवाल पूछेंगे तो कहने लगे वो तो हेलीकॉप्टर से, फला 10 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, मैं तो पैदल चल रहा हूं, गाड़ी से चल। अरे जो हेलीकॉप्टर से उड़ा रहा है, जिन पर तमाम नेताओं पर, पॉलिटिकल पार्टियों पर करप्शन के आरोप हैं, कैसे पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, सब तो है। उनका लॉजिक देके आप अपने को क्यों पाक साफ करना चाहते हैं? या उनका लॉजिक देकर आप अपने को क्यों न्यूट्रलाइज करते हैं? आपने भी पैसे खर्च किए, आपने भी 2 साल 3 साल काम किया। आप खुद कहते हैं कि आपने 90 करोड़ से ज्यादा अपना पैसा जन स्वराज में लगाया। आपको भी बहुत तरह से और पैसे आए होंगे, वो भी आपने लगाया होगा। लेकिन इन सारे सवालों पर उनका बौखलाना वो कई बार मुझे हैरान करता था कि इतनी समझदारी के बाद प्रशांत किशोर ऐसी बातें कैसे कर सकते? किसी को कैसे गले में ये बात उतरेगी किसी को भी कि 11 करोड़ रुपए 2 घंटे की सलाह पे मिल जाए? लेकिन ये वो करते रहे। और सवाल पूछने वाले, जैसा मैंने कहा, तो बदतमीजी करते रहे। उसके बाद देखा मैंने प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू, ये न्यूज़ 24 का इंटरव्यू है, मेरे ख्याल से 1 महीने पहले के आसपास का, मान लीजिए चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के 2-4 दिन पहले का या और पहले का हो सकता है, लेकिन 1-1.25 महीने पहले का। अब उस इंटरव्यू में कहा कि बिहार में 1 करोड़ 40 लाख लोगों तक जनसुराज की टीम पहुंची है और 1 करोड़ 40 लाख जनसुराज का हिस्सा बन गए जो बदलाव चाहते हैं। 45 लाख लोगों ने 10 रुपया देकर सदस्यता स्वीकार की। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। तो भाई आपको तो 1 करोड़ 45 लाख वोट तो मिलने चाहिए। अगर इतने 1 करोड़ 45 लाख वोट मिल जाते तो आपको आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। तो आपको वोट 1 करोड़ 45 लाख तो छोड़िए, 45 लाख भी वोट क्यों नहीं मिले? ये क्यों नहीं सवाल है? और ये सवाल का जवाब आप देना चाहिए। इसका मतलब आपकी सदस्यता ली 10 रुपये लेकर, जो आप करें, और उसके बाद लोगों ने वोट नहीं दिए। तो अब आप व्याख्या अगर वही करेंगे जो हम सब लोग कहते रहे, 10,000 की योजना और बाकी चीज, आज अगर वही व्याख्या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं तो फिर तो होगा कि आप में और दूसरों में क्या फर्क रह गया, प्रशांत किशोर जी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। जब उनकी भीड़ दिखती थी, जैसे मैं बिहार में घूम रहा था, तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर उन्होंने भी बहुत बड़ी फौज बनाई है। बहुत सारे लोग हम लोगों को ट्रोल करते थे, नीचे कमेंट में लिखते थे कि जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर का, सूत्रधार प्रशांत किशोर का इंटरव्यू क्यों नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया।
मैंने कहा भाई इसलिए नहीं करता हूं जो मौखिक तौर पर जिनसे भी बात हुई, क्योंकि वो इंटरव्यू देने की बजाय सामने वाले को टारगेट करना उनकी प्राथमिकता होती है। हाँ, उन्होंने उन लोगों से अच्छे से बात की इंटरव्यू में, जैसे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि क्या मैं बिहार के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं, पहला ही सवाल। और लगातार ये जैसे प्रशांत किशोर को 122 सीट पार तो आ नहीं वाली है, तो उस सवाल से वो हैप्पी ओपनिंग है इंटरव्यू, अच्छी बात हो रही है, भावी मुख्यमंत्री। भाई मैं पत्रकार हूं, कुछ चीजें मैं देख रहा हूं कि 2-4 सीट भी मिलना मुश्किल है, 10 सीट पार करना तो असंभव है। तो मैं ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता आपसे कि क्या मैं बिहार के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। ये पूछते हुए मैं मूर्ख लगूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप 10 सीट तो छोड़िए, 5 भी नहीं पार कर रहे हैं, 7 भी नहीं पार कर रहे हैं, और 10 सीट नहीं पार कर रहे हैं, इसकी आशंका मुझे 6 महीने पहले थी उन तमाम पत्रकारों से। हो सकता है उनमें से खुद से आपकी बात होती होगी, पूछ लीजिएगा फोन करके किसी से, 2-4 लोगों से। ये बात मैं कहता था, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था, ये मेरी कोई विशफुल थिंकिंग नहीं थी, ये जमीनी हकीकत को समझने की जो जितना मैं समझ पाया। तो ये सब स्थितियां होती रहे, इसलिए मुझे लगा हालांकि मैं शेखपुरा हाउस गया, जहां पे प्रशांत किशोर का कैंप ऑफिस है, जहां रहते भी हैं, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह का परिसर है, वहाँ भी गया। जब मैं वहाँ गया तब भी उनके टीम के 2-3 लोगों ने कहा प्रशांत जी अंदर हैं, मिल लीजिए। मुझे लगा कि अभी क्या मिलना, बाद में मिलेंगे, क्योंकि मिलने का मतलब होता है कि मैं इंटरव्यू लोगों के कर रहा हूँ तो लगेगा कि मैं इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं जब जनसुराज के जो लिस्ट आ रही थी, पार्टी की पहली लिस्ट, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, दूसरी लिस्ट आई तब भी था, तो वहाँ से एक शख्स आए, जब देखा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे मिल लीजिएगा, उदय सिंह जी। उनका नंबर है, जो सज्जन ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने कहा ठीक है मिल लूँगा। फिर मैं शेखपुरा हाउस गया तो उनको पता चला होगा कि मैं यहाँ हूँ, फिर उसी सज्जन ने फ़ोन किया, आप एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल लीजिएगा। मैं पूरे सम्मान के साथ मिलने से सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि मैं साफगोई वाला आदमी हूँ, और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ें लग रहा है कि बहुत अहंकार से लबालब वाली बातें हैं, तो मैं क्या बात करूँ जाके, और मैं इंटरव्यू उस समय करना नहीं चाहता था। तो खैर, अब बात पुरानी हो गई, अब फैसले जनता की तरफ से जनादेश आ गया। मैं चाहूँगा प्रशांत किशोर से, अब अगर वो बात करना चाहेंगे तो मैं स्पेशली पटना आकर बात करूँगा। तब भी मैं सोचता था कि मैं इंटरव्यू करूँ, तो कई बार लगता था मिलूँ तो पहले ये कहूँगा कि पहली बात ये होगी कि बात एक जर्नलिस्ट और एक पॉलिटिशियन के बीच होनी चाहिए, ये नहीं कि आप बदसलूकी और बदतमीजी की सीमाएं पार करने लगे। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मुमकिन नहीं होगा। मुझे और भी कुछ लोगों ने कहा कि आप भी जिस तरह से तेवर के साथ बात करते हैं उसमें हो सकता है बहुत बदमजगी हो जाए। तो खैर, तो वो स्थितियां हुई। अब प्रशांत किशोर जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे कि प्रशांत किशोर एक व्यक्तिवादी, सेल्फ मेड इंसान, एक व्यक्तिवादी और अहंकारी शख्स के तौर पर बात करने की बजाय, सर्वज्ञाता और दूरदर्शी होने का दंभ भरने की बजाय जो नतीजे आए हैं उस नतीजों की व्याख्या करेंगे, अपनी चूक, अपनी खामियां भी एक्सेप्ट करेंगे। और हम लोग तो मानते हैं और चाहते हैं कि बिहार में ऐसे लोग अगले 5 साल भी रहें, प्रशांत किशोर भी टिकें। वो नीतीश कुमार के लिए भले उन्होंने पर्ची लिख कर दे दी कि 25 सीटों से ज़्यादा आई तो मैं राजनीति से संन्यास लूँगा, राजनीति छोड़ दूंगा। मैं ये नहीं चाहूँगा राजनीति छोड़ें। ऐसे लोग, जो एक प्रेशर ग्रुप होता है सरकार पर, जो भी सरकार अब नीतीश कुमार की ही आ गई, मान लीजिए एनडीए की सरकार आ गई, एक प्रेशर ग्रुप ज़रूरी होता है ताकि सरकारों को उसके एजेंडे पर रखिए। सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, नौकरी, इन सारे सवालों पर सरकार की घेराबंदी हो, ताकि एक दबाव का समूह बना रहे कि ये करना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर ने किया भी, इसमें कोई शक नहीं। प्रशांत किशोर ने जो एजेंडा सेट किया, जो सारे सवाल उठाए, उन सवालों पर पार्टियों को आना पड़ा, उन सवालों पर वोटर्स पार्टियों से सवाल करने लगे। ये उनकी कामयाबी है, और ये कामयाबी 5 साल और टिकेंगे तो शायद उनके लिए बेहतर स्थितियां होगी, क्योंकि 3 साल का वक्त बहुत कम होता है। और सिर्फ 3 साल में सोच लेना कि हम नई व्यवस्था बनेगी और हमारी सरकार बन जाएगी, ये उन्होंने ज़्यादा सोच लिया। तो फिलहाल हम इंतजार करेंगे कि कल प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, और उनके कहे से वो प्रशांत किशोर जो 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले थे, उससे कुछ बदले हुए प्रशांत किशोर दिखते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।